एक्सक्लूसिव में आज सबसे बड़ी खबर आई है। सबसे बड़ी खबर जो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है, ऐसी खबर जिससे रूस में खलबली मच गई है। और आने वाला जो अब हफ्ता है वो ये बताएगा कि किस तरह से अब ये पूरा का पूरा युद्ध का जो सिनेरियो है वो बदलने वाला है। बड़ी खबर इस बारे में, रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में पहली बार बड़ा हमला हुआ है। मॉस्को में क्रेमलिन पर बड़ा हमला हुआ है। क्रेमलिन का बयान है, पुतिन को मारने की साजिश थी। युद्ध इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। क्रेमलिन यानी पुतिन के ऑफिस पर यह हमला किया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। आखिर वो हो गया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आखिर वो हो गया जो कतई नहीं होना चाहिए था। आखिर वो हो गया जिसके बाद महाविनाश शुरू होगा। युद्ध के इतिहास में पहली बार रूस के राज सिंहासन यानी क्रेमलिन पर हमला हो गया। रूस के राष्ट्रपति भवन की मुख्य गुंबद के बिल्कुल ऊपर ड्रोन से धमाका हुआ। गनीमत यह रही कि क्रेमलिन हमले के वक्त पुतिन अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। क्रेमलिन पर अटैक के बाद सिर्फ पुतिन ही नहीं, पूरा रूस गुस्से से उबल रहा है। क्रेमलिन पर हुआ यह धमाका रूस यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट है। यह वो धमाका है जिसके जवाब में कितने धमाके होंगे उसका हिसाब भी कोई नहीं रख पाएगा, क्योंकि क्रेमलिन पर हमले के बाद रूस का पहला रिएक्शन ऐसा ही है। 1942 के बाद यह पहली बार है जब रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन में धमाके की आवाज गूंजी हो। रूसी मीडिया का दावा है कि टारगेट पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ही थे, यानी युद्ध के इतिहास में पहली बार रूस के राष्ट्रपति पर सीधा हमला हुआ है। इस एक धमाके ने दुनिया में शांति की उम्मीदों को समाप्त कर दिया है। इस धमाके के बाद बदला लेने के लिए पुतिन का खून खौल रहा है। रूस ने कहा है कि क्रेमलिन पर हमले का ऐसा बदला लेंगे जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। पुतिन अब बदला लेंगे, ऐसा बदला जिसके बारे में सोचकर ही पूरा यूक्रेन थर्रा रहा है। ज़ेलेंस्की को पता है कि आज की रात कीव पर कयामत की रात है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि क्रेमलिन पर हमले के बाद कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर रूसी मिसाइलों का कहर टूटेगा। इसलिए जो ज़ेलेंस्की कल तक किसी भी कीमत पर कीव नहीं छोड़ने की बात करते थे, उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया है। फिलहाल ज़ेलेंस्की फिनलैंड में है और ज़ेलेंस्की ने तय किया है कि अभी वो फिनलैंड में ही रहेंगे। क्रेमलिन में आज जो हमला हुआ है वो इस सदी का दूसरा सबसे बड़ा हमला है। 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को सुपर पावर अमेरिका पर सदी का सबसे बड़ा हमला हुआ था। आज 3 मई 2023 को सुपर पावर रूस पर सदी का सबसे बड़ा हमला हुआ है। 9/11 के बाद अफगानिस्तान युद्ध शुरू हुआ और 20 साल तक बारूद बरसा। आज 3 मई 2023 को क्रेमलिन पर हुए सीरियल अटैक के बाद यूक्रेन का स्पेशल ऑपरेशन महायुद्ध में बदल गया। तो दोनों तस्वीरें वो चित्कार जो 9/11 को देखने को मिली, अब क्या ऐसा लग रहा है कि इस अटैक के बाद क्रेमलिन में जिस तरह से अटैक हुआ है, अब आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन में इसी तरह की चित्कार फिर से सुनाई पड़ेगी। ये अपने आप में अहम है क्योंकि अब जो टारगेट है वो सीधे सीधे व्लादिमीर पुतिन है और ऐसे में रूस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगला टारगेट अगर इस युद्ध में रूस की तरफ से कोई होगा तो होंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन का बड़ा आदेश सामने आ गया। इसके बाद पुतिन का आदेश है ज़ेलेंस्की को खत्म करो। पुतिन का आदेश है सारे बड़े अधिकारियों को मार दो।
रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और ये साफ संकेत मिल रहा है कि अब हिटिंग पॉइंट पर अगर कोई शख्सियत होगी तो वो होंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग के बीच आज वो धमाका हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सिर्फ 16 मिनट में रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस के ऊपर एक के बाद एक 2 ड्रोन फटे और 2 लोगों की जान चली गई है। धमाके बिल्कुल उस छत के ऊपर हुए जिसके ठीक नीचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मीटिंग करते हैं। अब देखिए रूस की आन बान शान यानी क्रेमलिन की इमारत के मुख्य गुंबद के ठीक ऊपर कैसे एक के बाद एक 2 बार अटैक हुआ और उसके बाद कैसे रूस ने कीव पर कहर ढाने की कसम खा ली है। क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला हुआ। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन को मारने की कोशिश हुई है। अब इसका बदला लिया जाएगा, ऐसा बदला जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो क्या क्रेमलिन पर अटैक के बाद कीव पर कहर टूटेगा? क्या यूक्रेन की राजधानी में आज की रात आग बरसेगी? रूसी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने रेड इंक से फाइनल ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। कीव को तबाह कर देने का और यूक्रेन में सब कुछ ध्वस्त कर देने का आदेश दिया गया है। रूसी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन ने बड़ा आदेश दिया है। पुतिन का आदेश, ज़ेलेंस्की को खत्म करो। पुतिन का आदेश, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस का बदला शुरू हो गया है। खेरसोन के रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त बमबारी की गई है। धमाका क्रेमलिन की गुंबद पर हुआ, लेकिन दहशत यूक्रेन के घर घर में फैल गई है। रूस की जल, थल, वायुसेना ने यूक्रेन के कोने कोने पर बमबारी शुरू कर दी है। रूसी ट्रेन हथियारों की खेप के साथ वॉर फ्रंट की ओर रवाना हो गई। इस बीच रूसी स्टेट ड्यूमा के डिप्टी स्पीकर ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। साफ साफ कहा है कि अब ज़ेलेंस्की के घर पर रूसी मिसाइल का कहर बरपाने का वक्त आ गया है। क्रेमलिन पर अटैक से ऐन वक्त पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फिनलैंड के 1 दिन के दौरे पर गए थे, लेकिन अब पुतिन का रौद्र रूप देखकर उनकी कीव में वापस लौटने की हिम्मत नहीं हो रही। क्रेमलिन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने वापस कीव लौटने का प्लान टाल दिया है। पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद एक और बड़ा अटैक हुआ। रूस के एक और इलाके में भी ड्रोन अटैक हुआ। रूस की राजधानी मॉस्को के बिल्कुल पास कोलोमना में एक और ड्रोन अटैक हुआ। यानी रूस पर सीरियल ड्रोन अटैक हो रहे हैं। क्रेमलिन पर भी हमला एक ड्रोन से नहीं बल्कि 2 अलग अलग ड्रोन से हुआ था। ड्रोन अटैक के बाद रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने दावा किया कि पुतिन को निशाना बनाते हुए यूक्रेन ने 2 ड्रोन भेजे थे। क्रेमलिन की गुंबद को छूने से ऐन वक्त पहले दोनों ड्रोन्स को मार गिराया गया। क्रेमलिन पर 16 मिनट के अंतराल पर 2 हमले हुए। पहला ड्रोन हमला मॉस्को के टाइम जोन के मुताबिक रात 2:27 पर क्रेमलिन के ठीक ऊपर हुआ। यह ड्रोन सीनेट पैलेस के ठीक ऊपर फट गया और उस महल की छत में आग लग गई जिसमें पुतिन रहते हैं। दूसरा ड्रोन ठीक 16 मिनट बाद तड़के 2:43 पर पहुंचा। क्रेमलिन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे क्रेमलिन की इमारत को छूने से ठीक पहले ध्वस्त कर दिया।
इस ड्रोन के जलते हुए टुकड़े क्रेमलिन के परिसर में गिरे। सीरियल ड्रोन अटैक के बाद पूरे रूस में ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। इस ड्रोन अटैक में 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन हैरानी की बात है कि ड्रोन अटैक के वक्त ये 2 लोग क्रेमलिन की मुख्य गुंबद के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सवाल यह है कि ये दोनों संदिग्ध कौन थे? क्रेमलिन जैसी सुरक्षित इमारत के गुंबद पर पहुंचे कैसे? अटैक के वक्त ये दोनों क्रेमलिन की गुंबद पर क्या कर रहे थे? क्या पुतिन को मारने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश की गई थी जिसमें ये दोनों शामिल थे? क्या इन दोनों को क्रेमलिन के मुख्य गुंबद तक पहुंचाने वाला क्रेमलिन का ही कोई बड़ा अधिकारी था? रूस की जासूसी एजेंसी ने सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और रूस की सेना ने यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ग्लोबल एटमी दहशत के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। क्रिमिनल अटैक के बाद रूस का बदला। जी हां, खैरसॉन में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस के हमले में 16 लोगों की मौत हुई है और 22 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। खैरसॉन में रूसी सेना का ये विध्वंसक अटैक जो होना लाजमी ही था। 16 लोगों की जान गई है और 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए, ये ब्रेकिंग और उसके साथ के विजुअल, ये कहा जा रहा है कि एक्शन का रिएक्शन है ये। और पुतिन की हत्या का जो प्रयास हुआ उसके एवज में जवाब के तौर पर रूस ने खैरसॉन में अटैक किया है। 16 लोगों की जान गई है और 22 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की सीमा से 600 किलोमीटर अंदर जाकर 2 ड्रोन ने क्रेमलिन पर हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त क्रेमलिन पर कुछ ही देर के अंतराल में 2 बार ड्रोन से हमला हुआ, उस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन से कभी न भूलने वाला बदला लेने की कसम खाई है। क्रेमलिन पर हुए इन 2 धमाकों के बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ चल रहा स्पेशल ऑपरेशन खत्म करने और आर पार की भयानक जंग का ऐलान कर दिया है। क्रेमलिन पर सीरियल ड्रोन अटैक के बाद रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया टुडे पर ऐलान हो गया कि यूक्रेन पर रूस का स्पेशल ऑपरेशन खत्म हो गया है। अब असली युद्ध शुरू होगा। क्रेमलिन पर हुए सीरियल ड्रोन हमलों के बाद वो रेड लाइन भी क्रॉस हो गई है, जो अब तक रूस की ओर से भी क्रॉस नहीं की गई थी। यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में रूस ने यूक्रेन के हर शहर पर बारूद बरसाया, ऊंची ऊंची इमारतें खंडर बना दी, शहर के शहर वीरान कर दिए। लेकिन कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कभी अटैक नहीं किया। लेकिन क्रेमलिन पर अटैक के बाद अब हर रेड लाइन टूट गई है। क्रेमलिन पर हुए अटैक के बाद अब विनाशक हथियारों के इस्तेमाल की बाउंड्री वॉल भी ध्वस्त हो गई है। तमाम तरह की टेंशन के बाद भी अब तक युद्ध में सर्वनाश के जिन सामानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो अब होगा। यानी अब तक दुनिया ने जो देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था। जितनी बर्बादी अब तक दिखी वो तो कुछ भी नहीं थी। वहां विनाश अब होगा। अब तक टैंक दिए, छोटी मिसाइलों के बड़े धमाके हुए, यूक्रेन के शहर वीरान हो गए। लेकिन अब रणभूमि की जमीन भी बंजर बन जाएगी, क्योंकि अब रूस की ओर से खुलकर किंजल, सरमन और जिरकॉन जैसी महाविनाशक मिसाइलें दागी जाएंगी।
अपने दफ्तर पर सीरियल ड्रोन हमले से रूस के मिलिट्री चीफ और रूस के राष्ट्रपति इस कदर बौखलाए हुए कि अब यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक के इस्तेमाल में भी हिचक नहीं होगी। यूरोप का अंतकाल शुरू हो चुका है। जंग में सब कुछ जायज है, इसलिए रूस ने अपने हथियारों से लगाम छोड़ दी। अब कोई भी हथियार दागने से पहले उसका नतीजा नहीं सोचा जाएगा, उससे होने वाली तबाही की कल्पना नहीं की जाएगी। क्रेमलिन पर अटैक के बाद बौखलाए पुतिन क्या कर सकते हैं, ये अमेरिका भी जानता है और नाटो देश भी। इसलिए जैसे ही पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ, तुरंत अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अभी तक ज़ेलेंस्की के कंधे पर रखकर रूस पर बारूदी गोले दागने वाले नाटो ने इस जंग से कदम पीछे खींचना शुरू कर दिया। ज़ेलेंस्की फिनलैंड में है। नाटो में नए नए जुड़े फिनलैंड ने ज़ेलेंस्की को वहीं बहुत बड़ा झटका दे दिया। फिनलैंड ने यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने नाटो से अमेरिका का 4th जनरेशन F-16 फाइटर जेट मांगा था। अमेरिका ने सीधे तौर पर तो यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं दिए थे, लेकिन फिनलैंड और पोलैंड जैसे नाटो देशों से ज़ेलेंस्की को F-16 फाइटर जेट मिलने का आश्वासन मिला था। यूक्रेन ने रूस का मुकाबला करने के लिए अभी हाल ही में नाटो देशों को हथियारों की नई विश लिस्ट सौंपी थी। इसमें 200 आधुनिक लड़ाकू विमान और 1000 ड्रोन शामिल थे। लेकिन अब नाटो देश फिनलैंड ने पुतिन के क्रोध से बचने के लिए फाइटर जेट देने से हाथ पीछे खींच लिए। क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद अब ज़ेलेंस्की की फाइटर जेट की उम्मीद टुकड़े टुकड़े हो गई, पर रूस ने अपना वो एयर अस्त्र जंग में उतार दिया है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन में अब तक नहीं हुआ था। रूस ने सुखोई Su-57 को यूक्रेन जंग में उतार दिया। सुखोई Su-57 वेलिन रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसका अटैक तब तक नहीं दिखता जब तक अटैक ना हो जाए। यूक्रेन से आर पार की जंग का ऐलान हो जाने के बाद रूस की सेना ने 71 सुखोई Su-57 जंग के मैदान में उतारने का फैसला किया। सुखोई Su-57 के जंग में उतरने का मतलब है पुतिन पूरे यूक्रेन में जब चाहे, जहां चाहे तबाही मचा सकते हैं। पुतिन का ऑर्डर मिलते ही कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। सुखोई Su-57 को वॉर जोन में कोई छूना तो दूर, देख तक नहीं सकता, क्योंकि रूस का यह सबसे ताकतवर आसमानी जंगबाज 1500 किलोमीटर तक सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पुतिन पर हमले के बाद रूसी संसद के स्पीकर का बयान सामने आया है। रूसी संसद के स्पीकर ने यूक्रेन को तबाह करने को कहा है। देखिए, अब लगभग इस पूरे युद्ध को ऐसा वक्त हो गया है जिसमें अब जो भी होगा वो आर पार के नजरे से ही देखा जाएगा। लेकिन इस घटना ने रूस को अंदर तक हिला दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में नजर आएगा। और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना हो, अपने अड्डे से ही दुश्मन के एयर स्पेस पर नजर रखना हो, तो सुखोई 57 का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुपर एडवांस फाइटर जेट बनाता है। समर में उतर चुका है सुखोई 57। हम इसकी जानकारी इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि इसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि अब ये पूरा युद्ध किस तरह से और ज्यादा विध्वंसक होने जा रहा है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सिंगल सीट और डबल इंजन वाला मल्टी रोल विमान है और इस फाइटर जेट की रफ्तार 2440 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर तक की है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में ये माहिर है और किसी भी मौसम में, जी हाँ, किसी भी मौसम में सुखोई 57 लड़ाकू विमान अटैक कर सकता है। दुनिया का कोई भी रडार इस फाइटर प्लेन को पकड़ नहीं सकता है और इसके जरिए आप ये समझिए कि कितना ज्यादा ये सुखोई 57 लड़ाकू विमान अपने आप में विध्वंसक है, अटैकिंग है।
सुखोई 57 लड़ाकू विमान की बनावट और अटैकिंग स्किल की अब आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं, जो अपने आप में इसे डेडली बनाता है। लेकिन रूसी डिफेंस ने एयरफील्ड में दबदबा बढ़ाने के लिए सुखोई 57 को खूंखार मिसाइलों से लैस किया है और इसके साथ ही मिसाइल रेंज R-37M 300-400 यानी 300-400 किलोमीटर के 77M 160 किलोमीटर रफ्तार के लिहाज से देखिए, हम एक कंपैरिजन आपको दिखाएंगे। उससे पहले सुखोई 57 जो खूबियां हैं उसकी मिसाइल रेंज और किस तरह से ये अटैकिंग मोड में नजर आती है उसकी वजह बता रहे हैं। R-77 मैंने जिक्र किया 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और सुखोई 57 में लगने वाली सभी मिसाइलें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की हैं, यानी एक बार टारगेट सेट होने के बाद ये हर हाल में उसे तबाह करती ही करती है। और इसी मिसाइल पावर के दम पर रूस का ये जंगबाज एयरफील्ड का मोस्ट पावरफुल किलर बना हुआ है। ऐसे में सुखोई 57 ने अगर वॉर जोन में दस्तक दी, अगर यूक्रेन, नेटो या फिर यूरोपीय देशों के खिलाफ रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए सुखोई 57 नाम का ये आसमानी शिकारी भीषण तबाही मचा देगा। और इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह जी जुड़ रहे हैं। केजे सिंह साहब, सबसे पहले सर मुझे बताइए, सुखोई 57 की एंट्री की मैं बात करूं उससे पहले इस वक्त आज जो स्टेप उठाया गया है यूक्रेन की तरफ से, कैसे आने वाले दिनों में ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा वेपन साबित होगा? प्रीति जी देखिए, जय हिंद, धन्यवाद आपने मुझे अपनी चैनल पर शामिल किया। मैं जैसे देख रहा हूं ये एक प्रॉक्सी वॉर का ही हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री ओपनली ऐसा ड्रोन अटैक क्रेमलिन के ऊपर कराएगी। तो हुआ क्या होगा कि या तो किसी ग्रुप को जो कि रशिया का ही है, जो रूस से ही संतुष्ट नहीं है, उसका इस्तेमाल करके, या किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को इस्तेमाल करके, जैसा कि इस लड़ाई में अक्सर देखा जा रहा है कि वागनर आर्मी लड़ रही है रूस की तरफ से और नेटो की तरफ से प्राइवेट लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसी किसी एजेंसी का इस्तेमाल करके, क्योंकि डिनायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोई इसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं आसानी से लेना चाहेगा, और लेगा तो कोई गैर जिम्मेदार ग्रुप ही लेगा। आपने देखा है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पे हमला हुआ था। जनरल साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे सर ये है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सदी का सबसे बड़ा अटैक कहा जा सकता है या नहीं। इसकी वजह मैं बता रही हूँ कि 9/11 को लेकर 9/11 और कहा जा रहा है कि उसके बाद जो अटैक आज हुआ है, क्या ये सदी के 2 सबसे बड़े हमलों में शुमार है? ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज घटना हुई है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है, और सदी के नंबर 2 और नंबर 1 भी बन सकती है। अगर इसके ऊपर कोई एटमी कार्रवाई हो तो ये नंबर 1 भी बन सकती है, उससे भी कोई नहीं रोक सकता इसे। तो इसीलिए मेरा ये नजरिया है कि ये इसको डिनाई किया है यूक्रेन ने। कुछ देर रूस को भी देनी चाहिए और ये यूक्रेन को ये विंडो देनी चाहिए कि वो ये साबित कर सके या एजेंसीज इसको देख सके कि ये किसने किया। इसकी फोरेंसिक आजकल अवेलेबल है, रेडार की स्टडी करके और ये जो गिराया गया है इसकी फोरेंसिक्स करके ये पता लगाया जा सकता है। सर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन इस बीच 9/11 के बाद मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि अफगानिस्तान युद्ध शुरू हुआ था और वो युद्ध पूरे 20 साल तक चला था। तो क्या ये पूरा हमला अब एक नया टर्निंग पॉइंट रूस यूक्रेन युद्ध के बीच होगा? ये बहुत अहम जानकारी। और इस बीच एक बड़ी खबर मेदवेदेव ने दी है, ज़ेलेंस्की को जान से मारने की धमकी दी गई है। ज़ेलेंस्की को मारने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। मेदवेदेव कह रहे हैं रूस के पास अब कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं बचता है।
यानी कि सीधे के सीधे ये बात कही जा रही है कि अब आर पार की लड़ाई में रूस आ गया है और इसकी वजह भी साफ है। जब उस दफ्तर को, जब उस जगह को टारगेट किया जाता है जहां पर व्लादिमीर पुतिन रहते हैं, तो आप समझिए कि अब अटैकिंग मोड में किस तरह से रूस को आना ही होगा। खबर इस बीच एक और, पुतिन पर हमले के बाद नेटो का पहला बयान, समुद्री पाइपलाइन को टारगेट कर सकता है रूस। नेटो की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है। तो अब आप ये समझिए कि समुद्री पाइपलाइन का टारगेट होना इस युद्ध में कितना बड़ा नुकसान होगा। आइए समझते हैं। हमारे साथ सिंह साहब मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, मेरा आपसे ये सवाल कि जो नेटो की तरफ से बात कही गई है कि अब समुद्री पाइपलाइन को टारगेट करेगा रूस, नेटो अगर ये बात कह रहा है तो इसका असर क्या होगा? देखिए, ये भी एक बहुत गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बर्बाद करना, वो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बहुत देशों का पैसा लगा है। पहले ही नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर हमला हुआ और उसको कुछ को रुक गया। नॉर्थ स्ट्रीम 2 का कुछ सेक्शन बर्बाद हुआ और बाद में किसी ने कहा कि इसको रूसियों ने करवाया और अब ये खबर आ रही है कि इसको शायद अमेरिकियों ने कराया, किसी अमेरिका ने किसी प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरीके से हम कहते हैं सुपारी दे के करा। तो ये तो बहुत ही गलत और खतरनाक चीज होगी। मैं उम्मीद करता हूं, और एक ये भी है कि ये लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है। इसमें एक तरीके से एक नैरेटिव बनाया जाता है और ये दूसरे के ऊपर थोपा जाता है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो नहीं है कि क्रेमलिन पे जो हमला हुआ है वो रूस ने ही कहीं से करा दिया और स्प्रिंग ऑफेंसिव से पहले यूक्रेन के ऊपर हमले तेज करने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की हो। तो कई तरह की बातें इस नैरेटिव्स की लड़ाई में चल रही है, लेकिन हालात बहुत लौटूंगी सर। उससे पहले मैं ये समझूंगी कि यूक्रेन अब कैसे इस पूरे मामले पर सफाई देगा, लेकिन इस बीच जानकारी ये आ रही है यूक्रेन के 5 टारगेट्स रूस पर विस्फोटक थ्रेट ये माना जा रहा है। और पहला टारगेट इस वक्त आप मेरे पीछे देखिए, क्रेमलिन, प्रेसिडेंट पुतिन का ठिकाना जिसको टारगेट किया गया है। और उसके बाद जो दूसरा ठिकाना था वो क्या था? वो है रेड स्क्वायर, मॉस्को का ऐतिहासिक चौराहा। अब ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन इससे ज्यादा अटैकिंग मोड में पहले कभी नहीं आया था। तीसरा टारगेट कर्च ब्रिज, रूस क्रीमिया को जोड़ने वाला पुल, उसको टारगेट पर रखने की कोशिश होगी यूक्रेन की। चौथा टारगेट न्यूक्लियर प्लांट, कैलिनिनग्राड, कुर्क और कोला बेस, ये जगह होंगी यूक्रेन के टारगेट पर। और 5वां टारगेट होगा ऑयल डिपो, सेवेस्तोपोल, तमन और जेनकोई डिपो। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस का एक्शन, रूस में ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। क्या ये एक डर समझा जाए रूस का, या फिर इस पूरी घटना को इस तरह से समझिए कि अब रूस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि वो समझ चुका है कि यूक्रेन जितना अटैकिंग मोड में अभी नजर आ रहा है, इससे पहले अभी तक वो नजर नहीं आया था। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस का एक्शन, रूस में ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी तो लग गई है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे ड्रोन अटैक रूस के लिए किस कदर मुश्किल बढ़ा रहे हैं, ये आप क्रेमलिन पर हुए हमले से समझ सकते हैं। लेकिन क्रेमलिन पर फिदाइन ड्रोन अटैक करने से पहले यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर भी जबरदस्त बारूदी कोहराम मचाया। सीरियल ड्रोन अटैक से क्रीमिया पेनिनसुला को दहला दिया है। आखिर कैसे, देखिए। कौन कह रहा था कि रूस यूक्रेन जंग की आंच धीमी हो चुकी है? कौन कह रहा था कि बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहराम थम चुका है? कौन कह रहा था कि रूसी प्रहार के आगे यूक्रेन सरेंडर कर चुका है, बैकफुट पर जा चुका है? तमाम आशंकाओं और कयासों पर लगाम लगाती ये तस्वीरें इस बात का पुख्ता सबूत है कि रूस यूक्रेन जंग की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है, अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है।
अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। बीते 24 घंटों में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पेनिनसुला में 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, वो भी यूक्रेनी आर्म फोर्स की तरफ से। आत्मघाती ड्रोन के जरिए बेहद विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। रूसी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर ड्रोन अटैक किए। मसलन यूक्रेन का फिदाइन ड्रोन अटैक नंबर 1 तमन शहर में मौजूद वोल्ना ऑयल डिपो। यूक्रेन का फिदाइन ड्रोन अटैक नंबर 2 सिमरकोल में मौजूद रूस का मिलिट्री बेस। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने क्रीमिया में मौजूद रूसी डिफेंस को पहले भेदा और फिर क्रीमिया पेनिनसुला के 2 अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचाया। अब तक रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचा रही थी। कीव से खार्किव तक, लवीव से चेर्निहिव तक, खेरसोन से ज़ेपोरिजिया तक, डोनेस्क से लुहांस्क तक, यूक्रेन के हर प्रांत, हर शहर में रूस का विध्वंसक अटैक जारी था। मगर अब यूक्रेन ने क्रीमिया को फाइनल फ्रंटियर बनाते हुए वॉर 2.0 का आगाज कर दिया है और यह दावा खुद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने किया है। आखिर क्या, यह भी देख लीजिए। एक बार हमने क्रीमिया पेनिनसुला की सड़कों, रेल रूट, वाटर पाइपलाइन, ऑयल डिपो या फिर रूसी सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, ड्रोन हमले में तहस नहस कर दिया, तो यह इलाका रूस से अलग थलग हो जाएगा। जिसका मतलब ये कि हम बिना रूसी सेना से युद्ध लड़े ही क्रीमिया को जीत सकते हैं और हमारा यही मकसद है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर के इसी प्लान को यूक्रेनी फौज फॉलो कर रही है। शायद तभी बीते 100 घंटों से क्रीमिया के अलग अलग ऑयल डिपो और रूसी मिलिट्री को निशाना बनाया जा रहा है। पहले यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक में सेवास्तोपोल के ऑयल डिपो को राख किया और अब क्रीमिया रीजन के क्रास्नोदर प्रांत में बसे तटीय शहर तमन के वोल्ना ऑयल डिपो को खाक किया है। आपको बता दें कि सेवास्तोपोल की तरह क्रीमिया पेनिनसुला का वोल्ना ऑयल डिपो भी रूस के लिए काफी अहम है, क्योंकि तमन का वोल्ना ऑयल डिपो 5 मिलियन टन की क्षमता वाला है। इस ऑयल डिपो का इस्तेमाल रूस की नौसेना करती थी, क्योंकि वोल्ना डिपो और सेवास्तोपोल के बीच पाइपलाइन है। इसी के जरिए रूसी फ्लीट के बेड़ों को तेल की सप्लाई होती है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के चलते सेवास्तोपोल ऑयल डिपो तबाह हो गया। करीब 40,000 टन क्षमता वाले 10 टैंक जलकर राख हो गए और अब तमन के वोल्ना डिपो को ड्रोन हमले में खाक किया गया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन सेना ने ड्रोन के जरिए तमन के जिस वोल्ना डिपो को निशाना बनाया, वो रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और कर्च वही ब्रिज है जिसे यूक्रेनी सेना ने 8 अक्टूबर 2022 को विस्फोटकों से लैस ट्रक में ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया था। तो क्या यूक्रेनी ड्रोन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को पार करके तमन के वोल्ना डिपो पर धावा बोला, या फिर यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन का असली मकसद कर्च ब्रिज को फिर से उड़ाना था?
भले ही यूक्रेनी सेना का मकसद जो भी हो, लेकिन तमन के वोल्ना ऑयल डिपो को उड़ाकर जेलेंस्की ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हर हाल में क्रीमिया जीतना और कहीं ना कहीं ये प्रेसिडेंट पुतिन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि क्रीमिया के कर्ज ब्रिज को पार करना आसान नहीं है। मतलब यह है कि क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर रूस की खुले तौर पर घेराबंदी हो चुकी है और जिस तरह से यूक्रेन क्रीमिया पर धावा बोल रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, उससे क्रेमलिन में सनसनी भी फैल गई है। हालांकि क्रीमिया पर यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले का पलटवार रूस ने भी किया, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि ब्लैक सी और अजोव सागर के बीच मौजूद क्रीमिया पर मौजूदा कब्जा भले ही रूस का हो, मगर अब क्रीमिया को लेकर भीषण जंग शुरू हो चुकी है। हर हाल में क्रीमिया को यूक्रेन में शामिल करने की होड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।